नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है भू राजस्व व्यवस्था, जो कि BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस सिलेबस में है। औपनिवेशिक काल में भू राजस्व की व्यवस्था कैसी हो, किस प्रकार किसानों से लगान वसूल किया जाए, इसके लिए 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें नंबर 1 है जमींदारी व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। नंबर 2 है रैयतवाड़ी व्यवस्था और नंबर 3 है महालवाड़ी व्यवस्था। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो ये आवश्यक था सरकार के स्थायित्व के लिए कि उसकी आर्थिक मजबूती भू राजस्व नीति पर निर्भर करती थी। औपनिवेशिक काल में अधिकाधिक आर्थिक शोषण हेतु इस नई भू राजस्व व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वप्रथम व्यवस्था अपनाई गई इस संबंध में, वो थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया गया, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। अर्थात एक बार लगान निर्धारण के बाद उसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था, क्योंकि किसी भी भू राजस्व व्यवस्था में यह आवश्यक होता है कि भूमि का स्वामी किसे माना जाए और लगान वसूली का उत्तरदायित्व किसे दिया जाए। कॉर्नवालिस ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में जमींदार को चुना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके क्या कारण थे वो हम बताते हैं आपको। नंबर 1, इसका प्रमुख कारण था अधिक से अधिक राजस्व वसूली और उसमें स्थायित्व का बना रहना, जिससे अंग्रेजों को प्रशासनिक सुदृढ़ता मिल सके। नंबर 2, अभी जो अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारे थे, वो अभी उनका वहाँ का प्रशासनिक तंत्र व्यवस्थित नहीं हो पाया था। अंग्रेजों के पास अधिकारियों की भी कमी थी, अतः सहजता से वसूली के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई। नंबर 3 है धनी वर्ग को व्यापार से विमुख कर अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने की मंशा तथा तत्कालीन परिस्थितियों में एक सामाजिक मित्र की तलाश, इसलिए भी ये अपनाई गई। कॉर्नवालिस, जो कि स्वयं जमींदार घराने से था और ब्रिटेन में इस व्यवस्था को उसने सफल होते देखा था, इसलिए उसने ये लागू की। अब इसमें प्रावधान क्या था? इस व्यवस्था में लगान वसूली का 10वां भाग सरकार को देना था तथा शेष भाग मतलब 1/11वां भाग जमींदार के लिए निश्चित किया गया। 1794 ईस्वी में इसमें सूर्यास्त का नियम जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ था कि कोई भी जमींदार निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व जमा नहीं करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। और नंबर 3 था, यदि किसान वांछित लगान नहीं देते हैं तो उनकी ज़मीन न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भी जमींदार छीन सकता है। ये तो इसके जो प्रावधान थे वो थे। अब आते हैं कि इससे प्रभाव क्या पड़ा।
नंबर 1, सूर्यास्त के नियम के कारण जमीन की नीलामी होने से लाभ को आधार बनाते हुए दूर शहरी वर्ग में नीलामी में भाग लेना शुरू किया और जमींदार बन बैठे, जिससे दूरवासी जमींदारी या अनुपस्थित जमींदारी का उदय हुआ। यह नया जमींदार वर्ग ना तो कृषि व्यवस्था से परिचित था और ना ही कृषकों की सामाजिक संरचना से परिचित था। अतः परंपरागत जमींदार कृषक संबंध स्थापित हुए और शोषण की दर बढ़ने लगी इससे। नंबर 2, भारतीय इतिहास में पहली बार भूमि को क्रय विक्रय का साधन बना दिया गया, जिससे कृषि संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई। यह बंदोबस्त स्थायी होने के कारण भी किसानों को इससे उत्पीड़न झेलना पड़ा, क्योंकि अकाल सूखे की स्थिति में भी उन्हें उतना ही लगान देना पड़ता था। इस व्यवस्था ने एक मध्यस्थ या बिचौलिए वर्ग को जन्म दिया, जिससे कृषक संरचना त्रिस्तरीय हो गई। और नंबर 4 है, इस व्यवस्था से अंग्रेजों को ऐसा मित्र मिल गया जो दिल से चाहता था कि अंग्रेजी सरकार बनी रहे, और इसलिए जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का पक्ष लिया। तो ये इसके प्रभाव थे। जमींदारी व्यवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, यह ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की गई थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू की गई थी। तो ये था आज का हमारा स्थायी बंदोबस्त। धन्यवाद साथियों।